का 4th सेमेस्टर में हम आज जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अवलोकन करेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, प्रेस की स्वतंत्रता, मध्यम वर्ग का उदय तथा ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किया। इस वजह से 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत के अनेक महानगरों में अनेक राजनीतिक संगठन जो है कि उजागर हुए, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के और कौन से ऐसे कारण से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसका पहला उसमें आता है कि अंग्रेजी शिक्षा का विकास। अंग्रेजी शिक्षा का विकास लॉर्ड मैकाले ने किया। और लॉर्ड मैकाले ये चाहता था कि एक अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जो हम दोनों राष्ट्रों को एक जगह राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से एक जगह ला सकते हैं। इस अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों को कुछ लाभ भी हुआ और कुछ नुकसान भी। लाभ ये हुआ कि अंग्रेजी पहला जो लाभ हुआ वो अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास को जानने का मौका प्राप्त हुआ भारतीयों को। दूसरा, भारत के लोगों ने बर्कशीले, रूसो, स्पेंसर इत्यादि के लेखों को पढ़ा तथा उसके बारे में जाना। तीसरी जो तीसरा लाभ यह हुआ कि संसार के अन्य देशों ने अपनी स्वाधीनता जिस प्रकार ग्रहण की थी उसको भी लोगों को जानने का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके वजह से लोगों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपनी भावना उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला आता है कि हम अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के और कौन से कारण हैं। तो दूसरा आता है कारण सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, इत्यादि जो धार्मिक संस्थाएं उस समय जुड़ी और इसमें जो भी कुरीतियां फैली हुई थी लोगों ने इसको भी दूर किया, जिसे ब्रह्म समाज यानी 1828 ईस्वी में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति थे। सबसे पहले अगर किसी ने पूरी भारत में बुराइयों को दूर करने का अगर प्रयास किया
राजा राम मोहन राय ने जो है कि देश में जो बुराइयां फैली हुई तो उसको दूर करने का प्रयास किया और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरा आता है आर्य समाज। आर्य समाज 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने बंबई में की और इसी दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और इसने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक भी लिखी और इस पुस्तक के माध्यम से जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी उसको दूर करने का प्रयास किया। अगला आता है कि रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन का जो है कि स्थापना की है 1897 ईस्वी में। अगला आता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई वो कर्नल एल्काट तथा मैडम ब्लावत्स्की की ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थियोसॉफिकल सोसाइटी की। बाद में मद्रास के अडयार शहर में इसकी स्थापना की गई और उसको 1892 में और 1893 में एक आयरिश रूसी महिला जिसका नाम श्रीमती एनी बेसेंट था, एनी बेसेंट वो जो है कि इसकी अध्यक्षता बनी। अगला आता है कि हाँ ये प्रार्थना समाज होता है। एक से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग रंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। और इसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई और इसी सत्य शोधक समाज में गुलामगिरी की भी रचना की गई। गुलामगिरी और इसमें जो है कि जो ये सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया और ये इसके माध्यम से दलितों उद्धार का आंदोलन चलाया गया और इसी में 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई और इसी में गुलामगिरी की भी रचना की गई, जिसकी वजह से जो है कि इसमें जो भी बुराइयां फैली थी या जो भी दलितों के साथ अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ एक आवाज की संस्था उठाई। अगला आता है इसके बाद देवबंद आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन इत्यादि ऐसे जो है कि कुछ कारण रहे, आंदोलन हुए जिसके वजह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है कि उसको उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। अगला आता है कि आवागमन के साधनों में वृद्धि। तीसरा आता है कि आवागमन के साधनों में वृद्धि उस समय रेल, डाक, तार, उचित सड़कें इत्यादि के वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना शुरू कर दिए और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए तो लोगों की परेशानियों को देखे
और उनको जाना और उनको समझा, जिसके वजह से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला आता है कि लॉर्ड लिटन की दोषपूर्ण नीति। चौथा जो आता है कि लॉर्ड लिटन की दोषपूर्ण नीति। लॉर्ड लिटन जो 1876 से 1880 के बीच में भारत का वायसराय बना था और इसकी दमनकारी नीति ने भारत के लोगों को एक तरफ से परेशान करके रख दिया। इन्होंने उसी समय 1876 में राज उपाधि अधिनियम लागू किया, रॉयल टेक्सटाइल्स एक्ट लागू किया और इसमें वहां की संसद ने, ब्रिटिश संसद ने महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने का आह्वान किया। कैसर-ए-हिंद की उपाधि से महारानी विक्टोरिया को जो है कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित करने की बात चली वहां की संसद में। और ये 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। और ये उस समय किया गया जब 1876-77 में भीषण अकाल मध्य भारत में बंबई से लेकर के मद्रास से लेकर के मध्य भारत के पंजाब हिस्सों तक उस समय ये अकाल फैला हुआ था। और इसमें जो है कि कम से कम 5,80,000 लोग इस महामारी से, इस अकाल से परेशान थे। 5,80,000 लोग इससे परेशान थे और कम से कम 2,57,000 वर्ग मील पे ये अकाल फैला हुआ था। और उस समय इसीलिए लॉर्ड स्ट्रेसी ने, जो स्ट्रेसी आयोग 1876 में गठित हुआ था, कि इसको देखने के लिए कि किस लोगों को हम जो है कि सुविधा पहुंचाएं, वो लोग कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सुविधा पहुंचाई जा सकती है। उसमें जो लोग शारीरिक रूप से क्षम्य थे, ठीक थे, उनको को कुछ देने की जरूरत नहीं थी। आयोग जो गठित हुआ उसमें ये चीजें कही गई थी। और उस समय 1877 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि से घोषित किया गया और इसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया। और ये उस समय हुआ जब भूख से लोग त्रस्त रहे थे, उस समय इस करोड़ों रुपया को बहाया गया और जो है कि लोगों के साथ ज्यादतियां की गई। इसके वजह से भी लोगों के मन में लॉर्ड लिटन के प्रति और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति एक आक्रोश की भावना धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। अगला आता है कि भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1800 भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के 9वें अधिनियम द्वारा लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम को लागू वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जिसका को हम कहते हैं। और इस एक्ट के माध्यम से उसने जो है कि भारतीय भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। और उस समय कलकत्ता यानी बंगाल में बंगला भाषा से सबसे ज्यादा जो है कि प्रकाशित होता था समाचार पत्र। और ये जो है कि अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ, यानी अंग्रेजों कुछ अगर ज्यादा गलतियां होती थी तो उनके खिलाफ ये भाषा जो है, ये पत्रिकाएं या समाचार पत्र लिखे जाते थे, जिससे ये लॉर्ड लिटन ने 1876-78 के 9वें अधिनियम द्वारा इसको
वर्नाकुलर एक्ट को लागू करके इसको प्रतिबंध कर दिया और ये कहा कि इसकी एक प्रति यानी छापने से पहले एक प्रति दंडनायक के प्रति समक्ष करनी पड़ेगी, जिसको वो अगर अनुमति देते हैं तो फिर दूसरे दिन जो है ये पत्रिका ये जो है समाचार पत्र छपेगा। अगला आता है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम। दूसरा आता है भारतीय शस्त्र अधिनियम। ये जो है कि 1878 के 11वें अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना तथा उसका व्यापार करना प्रतिबंध कर दिया गया। यानी कोई भी भारतीय जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो न तो शस्त्र रख सकता है और न उसका व्यापार कर सकता है। लेकिन इसमें जानकारियां ये थी कि इससे अंग्रेज आंग्ल इंडियन जो लोग थे उनमें ऊंचे पदों पे जो लोग थे उनको या जो अधिकारी वर्ग था उनको इससे छूट दी गई। इससे जो है कि भारत के लोगों के अंदर इसके लॉर्ड लिटन के प्रति या ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति यहाँ भी विरोध की भावना जागृत होने लगी और जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ोतरी होती चली गई और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेता चला गया। इसके बाद से आता है